अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक कत्ल। ओमान की मेजबानी में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 122 तलबा के वीजे मंसूख। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ, इसराइल ने कई हमलों में सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया। और पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इनेकाद। सबसे बड़ी खबर के लिए आपको हम लेकर चलते हैं ईरान की जानिब, जहां पर एक तशवीशनाक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तानियों की हलाकतें हुई हैं। 8 पाकिस्तानी मैकेनिक ऐसे हैं जिन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। ईरान में यह वाक़या पेश आया है। ईरान के सूबे सिस्तान में ये वाक़या पेश आया। अफ़गान बॉर्डर के करीब ये सूबा सिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पर कुछ मुसल्लह अफराद ने एक मैकेनिक की शॉप पर, एक वर्कशॉप पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पाकिस्तानी जाँ भाग हुए हैं। अब इस हवाले से जो ईरानी हुकूमत है उसने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा कि ये मामला क्या था। आइए इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। ईरान में पाकिस्तानी मजदूर दहशतगर्दी का निशाना बन गए। ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स को कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सूबे सिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप पर फायरिंग की। जराये के मुताबिक हमलावरों ने वर्कशॉप में दाखिल होकर पहले 8 अफराद के हाथ पैर बांधे, फिर गोलियों का निशाना बनाया। जहां बहक 8 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। जहां बहक अफराद में से 5 की शनाख्त हो गई है, जिनमें जाफर, दानिश, नासिर, वर्कशॉप का मालिक दिलशाद और उसका बेटा नईम शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आजम ने ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने और करार वाकई सजा देने का भी मुतालबा किया है। वजीर आजम ने वजारत खारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से राब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को उनकी मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात करने की भी हिदायत कर दी। आपको लेकर चलते हैं ओमान की जानिब, जहां पर ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और इन मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ है। बहुत ही मस्बत इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं और ये पहला दौर जो था उस हवाले से बात ये हो रही है कि चंद मिनटों की बातचीत हुई ईरानी जो हुक्काम थे और जो अमेरिकी हुक्काम थे उनके दरमियान, लेकिन निहायत पॉजिटिव नोट पर यह बातचीत हुई। जो ईरानी वफ्द है उसकी क़यादत कर रहे थे ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जिनका नाम है, और जो अमेरिका का वफ्द है उसकी क़यादत कर रहे थे अमेरिका के एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ़ उनका नाम है। ये क़यादत कर रहे थे अमेरिकी वफ्द की। इन दोनों की आपस में बातचीत हुई। ये बातचीत जो है वो तो बहुत कम वक्त के लिए थी, चंद मिनटों की ये बातचीत थी, लेकिन ये बातचीत होना ही बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रंप ने पहले ख़त लिखा था ईरान को मुज़ाकरात के हवाले से। फिर ईरान ने कहा था कि हमें कोई ख़त नहीं मिला। उसके बाद ईरान की तरफ से ये बात सामने आई थी कि हमें ख़त मिल गया है, लेकिन हम उस वक्त तक मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि अमेरिका जो है वो पॉजिटिव नोट पर मुज़ाकरात करना चाह रहा है। और अब मुज़ाकरात का जो ये पहला दौर हुआ है, इसके हवाले से ईरान ने यह बयान दिया है कि हम एक मस्बत जहन के साथ इन मुज़ाकरात में आए थे, और अगर सामने अमेरिका जो है वो भी मस्बत जहन के साथ मुज़ाकरात में बैठे तो फिर इसका मतलब है कि हम दोनों के दरमियान मुफाहमत हो सकती है। ये बयान बहुत ही खुशाइन बयान है और मुज़ाकरात का होना जो है ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगले हफ्ते अब इन मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। देखना यह है कि अगले हफ्ते क्या होता है, ये बातचीत किस तरह आगे बढ़ती है। अमेरिका से ही अगली खबर है और इस खबर का ताल्लुक है अमेरिका में मौजूद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनसे। अमेरिका में जो मौजूद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा स्टेटस ख़तरे में है, ये बात तो हमें नज़र आ रही थी। कई स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ मनसूख किए जा चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको मॉनिटर किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा ये मामला पेश आ रहा है
रियासत टेक्सास में। टेक्सास में 122 तलबा का वीज़ा जो है वो मनसूख कर दिया गया है अमरीकी हुकाम की तरफ से, और अमरीकी जो महकमा दाखिला है उसका ये बयान सामने आया है कि हम बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहूदी मुखालिफ बयानात अगर वहाँ पर इन तलबा ने दिए हैं तो फिर हम उनके गिर्द अपना जो घेरा है वो तंग करेंगे और उनका वीज़ा मनसूख किया जाएगा और उनको अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टेक्सास में चूँकि यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और वहाँ के जो तलबा हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहरे किए थे, इसीलिए टेक्सास पर ज़रा ख़ास नज़र डाली जा रही है। और अब देखना ये है कि ये जो 122 तलबा हैं जिनका वीज़ा मनसूख किया गया है, इसके अलावा और कितने तलबा हैं जिनके साथ ये मामला पेश आता है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं खित्ता फ़लस्तीन की तरफ, जहाँ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने एक और होशरुबा रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट ने एक मरतबा फिर इसराइली ज़ुल्म और बर्बरियत का पर्दाफाश कर दिया है। इसराइल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने अब जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा यह गया है कि इसराइल ने कई हमले फ़लस्तीन पर ऐसे किए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसराइली फ़ौजों ने ख़वातीन को और बच्चों को निशाना बनाया। इसराइल की तरफ से हमेशा ये बात सामने आती है, और वो जो उनके जो लोग हैं वो ये बयान देते हैं, जो उनके IDF के जो लीडर्स हैं वो बयान देते हैं, और ख़ास तौर पर नेतन्याहू ये बयान देता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हमास को निशाना बनाते हैं, हम औरतों और बच्चों पर जो बमबारी है वो नहीं करते या फायरिंग नहीं करते, और वो अगर शहीद होते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कोलैटरल डैमेज होता है। लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई है, खुलकर ये बात वाज़ेह हो गई है कि इसराइल ने कई हमले ऐसे किए हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया है। इस हवाले से जो नंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि 18 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक इसराइल ने 36 हमले ऐसे किए, 36 अटैक्स ऐसे थे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए, और ये सिर्फ 18 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक की बात हो रही है, यानी तकरीबन 22-23 दिनों की ये बात है। 22-23 दिन में इसराइल की तरफ से 36 हमले हुए जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया। 3 हफ्तों में 224 कुल हमले हुए थे, और 224 हमलों में रिहायशी इमारतों और बेघर अफराद जो हैं उनके ख़ैमों पर भी हमले किए गए। तो ये है इसराइल का असल रूप, और इसराइल की तरफ से अब ये बयान सामने आया है मज़ीद कार्रवाइयों का, और इसराइली जो हुकाम हैं उन्होंने कहा है कि हम गज़ा में मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। तो वो जो सीज़ फायर वाला मामला था जिसको इसराइल ने यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया था, वो मामला अब दोबारा से शुरू होने का किसी तौर पर इम्कान भी नहीं है। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान में ही ननकाना साहिब का, जहाँ पर 6,500 सिख यात्री भारत से आए हैं। उन्हें वीज़ा इशू किया गया है ताकि वो वैसाखी की जो तकरीबात हैं उनमें शिरकत कर सकें। ननकाना साहब की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं शेख सलमान साहब, वो हमें वहाँ की सूरत हाल से और वहाँ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वैसाखी के हवाले से उनसे आगाह कर रहे हैं। जी शेख सलमान, बताइएगा कि ननकाना में इस वक्त क्या माहौल है और वैसाखी के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं? जी बिल्कुल, अवैस में इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा जरमस्तान ननकाना साहब में, जहाँ बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं, जिनमें भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से हज़ारों सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। आज इन तकरीबात का दूसरा रोज़ है, और आज इन तकरीबात में शरीक गैर मुल्की सिख यात्रियों की गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए फ़र्रुखाबाद चले गए थे, और वहाँ से सारा दिन मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद शाम को गुरुद्वारा जरमस्तान ननकाना साहब वापस आ गए, और यहाँ अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ है, और नगर कीर्तन में भी शिरकत की है। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ अखंड पाठ की रस्म से हुआ था, जिसमें सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, और इन तकरीबात में अंदरूनी व बरूनी मुल्क से शामिल सिख यात्रियों ने अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश पर माथा टेकी, शब्द कीर्तन और स्नान समेत दीगर मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ है। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने सिख यात्रियों के क़याम ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिन पर वो बहुत ज़्यादा खुश और हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों के एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी
बात करते हैं फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े की, जहाँ से ख़बरें ये मौसूल हो रही हैं कि इसराइल का प्लान बेनकाब हो गया है और ये प्लान है गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े का। गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े के हवाले से एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है गज़ा का, जिस पर कब्ज़ा कर लिया गया है इसराइल की तरफ से, और अब ये मामला बढ़ता चला जाएगा। इसराइल ने ये बयान दिया है कि गज़ा में उनका जो ऑफ़ेंसिव है मामला है, जो उनकी ऑफ़ेंसिव अप्रोच है और जो उनके हमले हैं, वो जारी रहेंगे। ये मामला कहाँ तक जाएगा और क्या इस हवाले से कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर बात करेंगे। कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं और अमेरिका से हमें जॉइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी वालेकुम सलाम अवैस। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड से शुरू करें, डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आया था तो उसने बात ये की थी कि मैं जंगबंदी करवा दूँगा और मेरे लिए तो जंगबंदी करवाना बड़ा आसान काम है। और उसने ये कहा था कि फिर सीज़ फायर का जो मामला था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें एक बड़ा किरदार अदा किया था। सीज़ फायर हुआ भी, फिर ख़त्म भी हो गया और अब हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से जो हमले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और एक बड़े हिस्से पर, गज़ा के एक बहुत बड़े हिस्से पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और इसराइल ये कहता है कि अब हम ये कब्ज़ा बढ़ाएँगे और वहाँ पर हमले भी बढ़ाएँगे। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ट्रंप का आना और फिर ये सारे मामलात होना, ये एक सोचा-समझा प्लान था, सोची-समझी ये एक स्कीम थी। आपका क्या ख़्याल है? देखें, कोई भी चीज़ सोचा समझा मंसूबा नहीं होता, ख़ास तौर पे एक वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर और ख़ास तौर पे एक नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जिसके जो है सामने बहुत सारे इश्यूज़ हैं, टैरिफ से लेके रशिया की इशू, ईरान, मशरिक़ वस्ता, अमेरिका के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं। तो गोया कहने का मकसद ये प्लेट फुल है। तो दे कैंट बी बाय डेफिनेशन ए स्क्रिप्ट। ये कोई मूवी नहीं है जिसमें स्क्रिप्ट है, कोरियोग्राफी है और उस तरीके से फिर उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट जो हैं वो जब आते हैं तो वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं लिमिटेड हदफ, यानी लिमिटेड इन द सेंस ऑफ डिटेल। उनको पता होता है कि उनको चाहिए क्या, लेकिन उनको किस तरीके से हासिल करना होता है उनको नहीं पता। तो अब अगर इस अपना कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएं गाजा की सिचुएशन पे, तो देखें जैसे आपने अर्ज किया कि जो है ना एक सीज फायर हुआ था, लेकिन सीज फायर जब हुआ था उस वक्त ये कोई यकीन नहीं था कि ये एक लीनियर रोड है अब बेहतरी की तरफ। बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, बिलखुसूस जब आप कहते हैं कि जी 3 स्टेजेस हैं, 3 फेजेस हैं इस तनाज़े के हल के तरफ जाने के लिए, और सीज फायर के बाद 3 स्टेजेस होंगे, तो जाहिर है फिर उसके बिल्ट इन है आपकी फ्रिक्शन, और डिपेंड करता है कि हाँ भाई जो दोनों फरीकैन हैं वो किस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पे कैसे सौदेबाजी कर रहे हैं, कैसे लेन देन कर रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो अब जाहिर है इस वक्त हमास का इम्पेरेटिव ये है कि वो व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, वो नहीं चाहते कि उनको अस्करी नुकसान तो हुआ ही हुआ है, सियासी नुकसान भी साथ हो जाए। वो अपनी सियासी साख को किसी न किसी तरीके से बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल जो है वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, यानी वापस आ जाएं, तो गजा के ऊपर हमास का कब्जा नहीं होना चाहिए। अब उसके उससे हट के क्या अरेंजमेंट है उस पर अभी जो है तस्वीर क्लियर नहीं है। बहुत सारे इश्यूज इसमें मिस्र, उर्दन, अपना सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात सबको जो है बिठाया हुआ है कि भाई आप एक कोई प्लान लेके आए। एक प्लान आया था प्रिलिमिनरी किस्म का, वो कोई ना इधर था ना उधर था, अब दोबारा दे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो जहां तक बेदखल करने का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक कि जो है बेदखल करेंगे तो कहां लेके जाएंगे। कहने को बहुत कुछ किया जाता है, रिपोर्ट्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन जब आप 2 मिलियन लोगों को नकल मकानी करेंगे तो कौन रखेगा इस लॉजिस्टिकल अंडरटेकिंग को, कौन जो है ना परसू करेगा, कौन पैसा लगाएगा, उनके खाने पीने, उनके जो है लवाजमात का कौन इंतजाम करेगा। ये चीजें जो है द डेविल इज इन द डिटेल्स। सो बजाय इसके कि हम हेडलाइंस में खो जाएं, वी नीड टू डिग डीपर एंड से ओके लोग कह रहे हैं कि भाई ये होगा तो कैसे होगा। मेरे नज़दीक आई डोंट थिंक एनीबडी इज प्लानिंग दिस। आई थिंक द प्रेसिडेंट हैज सेड दिस एज वेल कि हम किसी किस्म वी आर नॉट प्लानिंग टू मूव एनीबडी आउट। वो जो गाजा को मतलब जो है खाली कराने की बात थी, मैं समझता हूँ वो रेटरिक था और दबाव डालने की कोशिश थी कि सऊदी अरब, यू हैव नेवर ओन्ड द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम। आपने हमेशा हमारे ऊपर, अमेरिका के ऊपर कहा है कि भाई आप हमें 2 स्टेट सोल्यूशन जो है लेके दें, इसराइल से बात करें। नाउ वी वांट यू टू टेक ओनरशिप ऑफ इट, यू शुड गो and deal with Israel. We'll be there, but this is your problem, this is your region.
अच्छा कामरान देखें, इसराइल के झूठ हमारे सामने आते रहते हैं, नेतन्याहू के झूठ हमारे सामने आते रहते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जी हमने हत्या लोगों पर हमले नहीं करते, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। अभी भी जो 15 इमदादी कारकुन थे उन्होंने कत्ल किया इसराइली फोर्सेस ने उन इमदादी कारकुनों को, और उसके बाद झूठ बोल दिया। लेकिन फिर जब उनकी वीडियो सामने आई तो सारा मामला खुलकर सामने आया। तो इसराइल के और नेतन्याहू के झूठ हमारे सामने आते रहते हैं। ट्रंप जो है उसका भी ये एक रिकॉर्ड है कि वो कई मामलात पर झूठ बोलता है, मीडिया के सामने झूठ बोलता है। तो ये एक तरफ इसराइल का झूठ, दूसरी तरफ ट्रंप के झूठ, तो ये दोनों जो झूठे गिरोह हैं, ये मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? देखें, झूठ सियासत और जियोपॉलिटिक्स में उसका होता ही है। मतलब और ये एक आई डोंट थिंक कि जो है हमें इतना आइडियलिस्टिक हो जाना चाहिए कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि लोग सच बोलेंगे या सच बोलने वाले आएंगे या जो है हक के अलंबरदार कहीं से आएंगे। बात सारी इतनी है कि जियोपॉलिटिक्स इज मेसी। जियोपॉलिटिक्स में होती है डील मेकिंग। डील मेकिंग में बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारी बातों से इनहराफ किया जाता है। ये कोई ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो है झूठ बोलते हैं या नेतन्याहू झूठ बोलते हैं, दुनिया भर में सियासतदान तारीख के अंदर बड़ी पड़ी है जब से जो है अपना कलेक्टिव एग्जिस्टेंस हुई हुई है इंसानियत की, तो झूठ तो बहुत सारे लोगों ने बोला। सो दैट्स नीदर हेयर नॉर देयर। आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन के डील क्या हो रही है। और गाजा जो है वो एक बहुत स्मॉल पीस ऑफ द बिगर पजल है। सो हम लोग पाकिस्तान में जो है वो एक चीज पे फोकस हो जाते हैं। वी नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर ये है कि 4 ताकतें हैं मशरक वस्ता के अंदर: इसराइल, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब। तमाम के साथ एक मुनफरिद किस्म की डील की जा रही है। अब मसला ये है कि जब अमेरिका बायलैटरली उनमें से किसी एक के साथ भी करता है तो बाकी जो 3 हैं उनको खदशात होते हैं, तहफुजात होते हैं कि ये जो डील होने जा रही है इस फरीक के साथ, तो फिर उसका हम पर क्या असर पड़ेगा। यानी अब अगर इसराइल और अमेरिका के दरमियान गाजा के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग है, उससे सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को मसला हो जाता है। तो दिस इज अ 4-वे क्वाड्रेंगुलर जो है चेस बोर्ड, जिसके ऊपर जो है अमेरिका तमाम लोगों के साथ कुछ ना कुछ डील्स करना चाह रहा है। एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक दैट्स द बिग पिक्चर। उससे फिर खित्मे में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज 4 डील्स दैट प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि वो इन 4 मुल्कों के साथ बनाएं। अच्छा, अब ज़रा ईरान के मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि ईरान जो है उसने चीन और रूस के साथ भी बातचीत की है अपने न्यूक्लियर मामलात की तरफ। तो ईरान जो है वो इस मामले में अब ओवरऑल जो उसका रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ और जो उसके न्यूक्लियर मामलात पर जो उसकी एक तरीके से बातचीत शुरू हुई है, ईरान इस वक़्त कहाँ खड़ा है? देखें, इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो बातचीत है ये कहाँ तक जाती है। तो अभी तो शुरुआत हो रही है। ये पहली दफ़ा है कि ट्रंप इंतज़ामिया और ईरान की जो रेजीम है वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। पिछली टर्म में आपको याद होगा कि हालात बड़े ख़राब थे। जो न्यूक्लियर डील थी वो निक्स कर दी थी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने, जो फर्स्ट टर्म इंतज़ामिया थी। और उसके बाद फिर हालात बहुत कशीदा हो गए। अब जाके जो है आई थिंक द 2 साइड्स हैव कम टू द टेबल। आई थिंक ईरान के हालात जो हैं कुछ ऐसे हो चुके हैं इलाकाई और अंदरूनी कि अब उसके पास कोई ख़ास गुंजाइश नहीं है। उसको बहुत बुरी तरीके से पसपाई हुई है लवांट के अंदर, लबनान और शाम के अंदर। और उसका जो असर रसूख है नॉर्दर्न रिम ऑफ द मिडल ईस्ट में, वो इराक में आके सुखड़ के रह गया। हुतीज हैं, लेकिन हुतीज पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना अस्करी दबाव है अमेरिका की तरफ से। एंड वहाँ से भी जो है ना कुछ इशारे मिल रहे हैं कि द हुतीज वांट टू थ्रो इन द टावल एज वेल। तो ये जो बातचीत चलेगी इससे तो 3 चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं आ सकते, और बाय द वे रशिया भी नहीं चाहता कि हम ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए, चाहे वो ये पब्लिकली कहे या ना कहे। अमेरिका इज टू फार फ्रॉम ईरान जियोग्राफिकली फॉर इट टू बी अ थ्रेट टू अमेरिका, लेकिन रूस वहीं पर है। रूस का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया और कॉकेसस, वो बहुत करीब है ईरान के। तो रूस भी इसमें अमेरिका के साथ है। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन को इस वक्त अपने मफादात की पड़ी हुई है। टैरिफ्स का इशू है, उसके ऊपर बहुत सख्त दबाव है अपना इक्तसादी और फाइनेंशियल, और उस लिए चीन का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से ये डील ना हो। लेकिन क्या चीन कुछ कर सकता है इस डील को अंडरमाइन करने के लिए? आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट। ईरान के अपने इम्पेरेटिव्स हैं अंदरूनी तौर पे।
अंदरूनी तौर पे उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी साहब, वो कोई 85 साल के हैं, अलील हैं, और वहाँ पे एक ट्रांजिशन होना है, और ये रेजीम जो है फ्रॉम अ मोलॉक्रेसी विल गो बिकम मोर ऑफ अ मिलिट्री डोमिनेटेड रेजीम। तो वहाँ पे भी अंदरूनी कैफियत जो है एक कशमकश है। फिर अवाम जो है वो बेहद नालां हैं। जितने भी हम जो है स्टैट्स देखते हैं, पोल्स देखते हैं, उसमें यही नज़र आता है कि अवाम जो है वो बिल्कुल इस रेजीम से जो है वो फेड अप है। इक्तसादी सूरत हाल ईरान के अंदर बहुत ख़राब है। सो ईरान इज़ इन अ कॉर्नर नाउ। ईरान नीड्स टू समहाउ engineer a deal कि जहाँ इट कैन फेस सेफ फेस एंड अपना जो उसके जो अहदाफ हैं सैंक्शंस रिलीफ के, वो हासिल कर सके। सो आई थिंक कि जो है इफ दिस इज द सिचुएशन, देयर इज अ गुड चांस कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी, बट आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि अभी बातचीत होना बाकी है। और फाइनली कामरान देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है गज़ा की, फ़लस्तीन की, वो ऐसी सिचुएशन है कि वो नाकाबिले बयान सिचुएशन है। और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो इस सूरत हाल में रह रहे हैं कि किसी भी वक्त वो शहीद हो सकते हैं, क्योंकि हमले इसराइल की तरफ से जारी हैं। फिर वो लोग जो कि ज़िंदा बचे हुए हैं अभी तक उन हमलों में, वो भूख और प्यास से मर रहे हैं। जो कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल ने, इमदाद वहाँ पर नहीं पहुँच रही है, 1 महीना हो गया, एक दाना भी वहाँ पर अनाज का या किसी भी किस्म की इमदाद जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये जो पूरा मामला है, इसको आप कहीं देखते हैं कि ये रुकता हुआ किसी तरह नज़र आता है, किसी तरह रुक सकता है? कोई इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी कि इस पूरी सूरत हाल को काबू किया जा सके और इस ऑफेंसिव को रोका जा सके? देखें, इसका तरीकाकार है। इसका तरीकाकार जो है वो इसराइल के अंदर है। एक क्राइसिस उभर के सामने आ रहा है इसराइल के अंदर, जो कि डिले हो गया था बिकॉज ऑफ द गाजा वॉर, और वो है जो नेतन्याहू की इंतज़ामिया है, और ख़ास तौर पे उनके जो राइट विंग एलाइज हैं, फार राइट एलाइज हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक तहरीक उभर के सामने आ रही है, और हमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी मुखालफत नज़र आ रही है। तो अब आई थिंक कि जो है मूविंग फॉरवर्ड ये सिचुएशन जो है एक इट्स गोना कम टू अ हेड, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। इजरायली मीडिया भी इन बातों को जो है अब अपना मंजर आम पे ला रहा है कि जो वहाँ पे गज़ा के अंदर जो एक्सेसेस कमिट किए गए हैं इजरायली फ़ौजियों की तरफ से, और इस तरह के जो दीगर जो ख़बरें हैं जिनको पहले जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा था। आई थिंक कि चूंकि सियासी मंजरनामा इसराइल के अंदर जो है वो कशीदा हो रहा है, तो उस वजह से वो सामने आएगा। फिर ये है कि अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं। उस दिन वो बैठे हुए थे मंडे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ ही उनके बेंजामिन नेतन्याहू बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि यार अगर तुम लोगों का कोई तुर्की के साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं जो हूँ उसको रफा दफा करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है सदर अर्दवान के साथ, तो अपना लेकिन तुम्हें रीजनेबल होना पड़ेगा। और उन्होंने 3 दफा रीजनेबल का लफ्ज यूज किया है। तो उससे क्या नजर आ रहा है? उससे ये नजर आ रहा है कि जो है वो भी देख रहे हैं कि इसराइल पे दबाव डालने की जरूरत है, लेकिन एलाई के ऊपर दबाव डालना एक डेलिकेट मैटर होता है। तो उसको आप जो है वो बेसिकली यू कैन फ्लिप अ स्विच ऑन दैट। उसको भी आपको तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और फिर ये है कि अमेरिका को भी पता है कि नेतन्याहू जो हैं वो ही सॉर्ट ऑफ कम टू द एंड ऑफ द रोड इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। तो दे आर थिंकिंग बियॉन्ड नेतन्याहू। और जैसे मैंने अर्ज किया, जो फरीकें जो हरीफ हैं वजीर आजम नेतन्याहू के इसराइल के अंदर, वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स वेयर द सोल्यूशन विल कम। बाहर की तरफ से दबाव जो है वो नहीं होगा, क्योंकि बाहर का दबाव जो है वो उतना कारआमद नहीं हो सकता, क्योंकि एक जंगी सूरत हाल है। हाँ, अगर सीज फायर हो जाता है, फिर जाके रिकंस्ट्रक्शन होगी, फिर देखा जाएगा, हाँ भाई, मीडिया जाएगा, देखेगा क्या क्या तबाही हुई, क्या नहीं हुई, क्या क्या हालात हैं वहां पे, तो फिर दबाव बढ़ेगा। दैट्स द पाथवे आई थिंक। और अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, और गो के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके दिल
पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। इसी हवाले से फर्स्ट एनुअल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है और ये कन्वेंशन होगा 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में। और इस कन्वेंशन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, जो कि यूरोपियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम के रूह रवां हैं और ये जो कन्वेंशन हो रहा है इसके हवाले से एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी परवेज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाजरीन को आगाह कर सकें कि ये जो फर्स्ट एनुअल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन आप करवा रहे हैं, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो ओवरसीज कन्वेंशन है जो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है। पहले सियासी होते रहे हैं, लेकिन ये जो कन्वेंशन है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी तकरीबन 80 ममालिक से है। और ये ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक खतरनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये अपने मुल्क और अपनी अदारों और अपनी फौज के खिलाफ हैं। तो ये हमने एक फैसला किया कि हम ये वतन में जाकर, क्योंकि हम जहाँ जहाँ ये 80 ममालिक के जो लोग आए हैं, रहते हम जहाँ भी हैं, दिल हमारे पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और अभी वतन माँ को परदेसी बेटों की ज़रूरत है। और ये जो कन्वेंशन भी है और ये ओवरसीज बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी है, और इसमें 80 ममालिक के जो लोग हैं जो यहाँ से कुछ 5 दाइयाँ पहले गए, कोई 4 दाइयाँ गए, कोई 3 दाइयाँ गए, जो यहाँ से जरिया माश अपने माशी हालात बेहतर करने के लिए गए, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अपने अंपायर बना लिए, वहाँ वहाँ की सियासी जमातों में लॉर्ड पार्लियामेंटेरियन बन गए, वहाँ की जुडिशरी में चले गए, वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बन गए। आज हमें ये जरूरत पड़ गई है कि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, और ये जो कन्वेंशन है इंशाअल्लाह बफजल खुदा ये पाकिस्तान का गेम चेंजर होगा। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ एक भयानक प्रोपेगेंडा हो रहा है वो हमारे लिए एक गाली है, क्योंकि ये वतन हमारी माँ है। कौन सा गैरतमंद बच्चा है जो अपनी माँ के खिलाफ या वतन के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा बर्दाश्त कर सकता है। और इसमें हमारा जो पार्टिसिपेट करने का मकसद है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करें। जैसे ये हर दौर में ये कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये पाकिस्तान की माशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन ये जो किरदार है गेम चेंजर का, ये एक बहुत बड़ा किरदार साबित होगा और इंशाल्लाह बफजल खुदा। बल्कि मैं तो ये अक्सर कहता हूं, ये जो वतन माँ के बेटे यहाँ पहुंच चुके हैं 80 ममालिक से, ये एक होकर पाकिस्तान के लिए IMF से भी पाकिस्तान को आजाद करा सकते हैं, क्योंकि इनके इतने बड़े बड़े अंपायर हैं। सिर्फ इनको इज्जत और इनको जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा परवेज साहब, क्योंकि ये कन्वेंशन 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहेगा, 3-4 दिन का ये इवेंट है, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हमें ये भी बता सकें कि इसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ होंगी? देखिए, आज इसका पहला दिन है। आज जो है सारे लोग जो हैं जो तूलो अर्ज पाकिस्तान के अंदर हैं, आज वो सारे इस्लामाबाद में, और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने उनको स्टेट गेस्ट का रुतबा दिया है। आज वो लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, आ रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। आज रात को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक यहाँ लोक विरसा है, वहाँ पर डिनर रखा गया है, वहाँ पर लोग एक दूसरे को मिलेंगे। जाहिर है कि 80 ममालिक के लोग जो हैं ये यूरोप, UK, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपस में इनका मेल जोल भी यहाँ होगा। परदेशियों का देश में एक दूसरे परदेसी से मुलाकात भी होगी। और उसके बाद कल जो है 14 को फिर ये कन्वेंशन सेंटर में जो है ये लोग अपनी अपनी जो अपने अपने अंपायर हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो ये मैंने कल परसों आपको बता दूं, मैंने एयरपोर्ट पे आते एक प्रेस रिलीज मीडिया से बात की थी। ये ओवरसीज पाकिस्तानी 80 ममालिक के जो हैं ये मिनिमम जो है 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लेके आ गए हैं और अभी यहाँ पर यूटिलाइज होगी। और वो लोग
جو پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی مواد نہیں بچے گا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سبز حلالی پرچم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی عزت اور حرمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے ملک میں جہاں جا کر ویسے یہاں سے جا کر وہاں امپائر بنائے، ابھی واپس آ کر اور پھر 15 تاریخ کو جو ہے یہ فائنل ہوگا، جس میں پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے سپہ سالار، بلکہ یہ میں کہوں گا یہ عالم اسلام کے سپہ سالار ہیں، کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ عالم اسلام کی فوج ہے، اور وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہے اپنے لوگوں سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے 16 کو وہ لوگ دم توڑ جائیں گے جو پاکستان کو تن تنہا کرنا چاہتے ہیں، جو دشمن عناصر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اور باہر سے اس ملک کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ جو اگلے 72 گھنٹوں میں اس پراپوگنڈے کا دم ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیز کی کنٹریبیوشن کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، اور ظاہر ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، لیکن ہر موقع پر وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا ہائی لائٹ کر سکیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے وہ کہاں کہاں ہے، کس کس ڈومین میں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، جو سمجھنا نہ چاہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ یہ اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک میں انویسٹمنٹ تو یہ لے کے آ رہے ہیں، ریمیٹنس یہ لے کے آ رہے ہیں، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ درمیان میں کچھ لوگوں نے پاکستان اوورسیز کو سول نافرمانی کا سبق دینے کی کوشش کی، لیکن جو غیور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں نے وہ سول نافرمانی نامنظور کر دی۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ ریمیٹنس بند کر دو، تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پھر جاگ گئے کہ یہ تو پاکستان کے خلاف، پاکستانیت کے خلاف، یہ تو ریاست کے خلاف ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ کسی کا اختلاف ہے تو ہونا چاہیے، لیکن 25 کروڑ پاکستانی کو میں یہ ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے، ہم نے وہاں جو کمایا، یہاں سے ہم جب گئے تھے تو ہمارے حالات زیرو تھے، وہاں جا کے زیرو سے ہم لوگ ہیرو بنے، اور پھر اس ملک میں اوورسیز پاکستانی جو 1.25 کروڑ ہے، وہ ایک بندہ منیمم 5 سے 10 فیملی ممبر یا اپنی فیملیوں کو چلا رہا ہے۔ اٹس مین یہ ہے کہ 1.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ 8 سے 10 کروڑ پاکستانی جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے کفالت بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر بزنس یہاں بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ یہاں پر پہلے کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ جو پراپوگنڈا تھا اس کا جواب دینے کے لیے میرے عزیز ہم وطنوں، یہ آپ کے پردیسی بچے، بیٹے، بھائی، بزرگ جو ہیں، یہ ابھی اس لیے آ رہے ہیں کہ اس وطن کو ہماری ضرورت ہے، اور جب ماں بچوں کو پکارتی ہے تو یہ بچے آ گئے ہیں۔ اچھا، بہت سارے مسائل بھی ایسے ہیں جن کا سامنا کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو پرائیورٹی پر گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے؟ صرف یہ ہے 2 چیزیں، ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کی جو پراپرٹی پہ یہاں قبضے چیزیں ہوتی ہیں وہ سیفٹی اور سیکورٹی چاہیے، اور ان کا 1 ونڈو آپریشن چاہیے۔ دوسرا، اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو جب یہاں پر کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو یہ مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، ایک کے پاس جاؤ وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ہمیں صرف ہماری ایمبیسیز میں، ہماری کونسلیٹ میں، ہمارے ہائی کمیشن جو دنیا کے ہر ملک میں ہیں، وہاں پر ہمیں 1 ونڈو آپریشن چاہیے جو ہمارے یہاں مسائل ہیں، نہ کہ ہم یہاں پر آ کر جو ہے یہاں پر وہ سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلیں۔ 1 ونڈو آپریشن، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کے سیکورٹی ادارے اور موجودہ گورنمنٹ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ 1 ونڈو آپریشن رکھا جائے۔ یہ باقی چیزیں جو چھوٹی موٹی ہیں پرابلمیں پوری دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن جو مین مسائل ہیں وہاں پر یہاں پر وہ یہ 3-4 ہی ہیں جن کے ہم نے یہاں گورنمنٹ کو بھی بتا دیا ہے، اور مزید آپ کے پروگراموں کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں۔ 1 ونڈو آپریشن بنا دیں۔ ہمیں ابھی کوئی پنجاب میں کمیشن ہے تو سارے اوورسیز پاکستانی پنجابی تو نہیں ہیں، اگر کوئی کشمیر میں ہے تو سارے اوورسیز پاکستانی کشمیری نہیں ہیں، اسی طرح KP کے گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ یا اسلام آباد ہے۔ اوورسیز پاکستانی تو فیڈریشن کی نشانی ہے، یہ پورے پاکستان ہے۔ ان کو صرف ایک 1 ونڈو آپریشن ہو، ان کو سیفٹی اور سیکورٹی دی جائے، یہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور پاکستان کو یہ ٹاپ
टॉप 20 में ले जाएंगे इंशाल्लाह बफजल खुदा। और फाइनली मैं आपकी राय जानना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वोटिंग राइट्स हैं उनके हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो वोट का हक़ तो ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी को है, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं तो उनके पास ना ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन है, ना वो एम्बेसीज़ में जाकर वोट डाल सकते हैं। अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए उनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर वो इलेक्शन के दिन पाकिस्तान में मौजूद हैं तब तो वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में नहीं हैं तो फिर वो वोट नहीं डाल सकते। और हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पाकिस्तान आए, वोट डाले और फिर दोबारा जिस मुल्क में वो रह रहा है वो वहाँ जाए। तो अब इस हवाले से बहुत सारे लोगों का एतराज़ ये होता है कि जी चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं तो वो वोट ना डालें। आपका इस हवाले से क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ हमारे नोट तो हलाल हैं लेकिन हमारे वोट हराम हो जाते हैं। और ये मैं आपको बताऊं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ये भी एक ये बड़ा मसला जो मेरे ज़हन में आ गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन मुल्कों के साथ हमारी ड्यू नेशनैलिटी है, अभी ड्यू नेशनैलिटी अभी पाकिस्तान में आके पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए एक नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन सी हिकमत अमली है। अभी यूरोप में, अभी जैसे मैं बेल्जियम में रहता हूं, वहां पर मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा वहां की पार्लियामेंट का, अभी उसके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी है और यूरोपियन नेशनैलिटी भी है। यूके वाले को पास जो यूके की नेशनैलिटी भी है और पाकिस्तान की। अभी एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर यूके में कोई बंदा हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर है तो वो पाकिस्तान का पार्लियामेंट का मेंबर भी बन सकता है। ये चीजें जो है हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल में वोट में भी बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अभी ये जो हमारी जमातें हैं ना, ये हमें रूल एंड डिवाइड करके ये रूल करना चाह रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वहां पर सिर्फ पाकिस्तानी रहने दिया जाए, वोट का हक है, वो जिसको चाहे दे सकते हैं। लेकिन वहां जो 2-2 इंच की हमने ये सियासी मस्जिदें बनाई हुई हैं, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तानियत को नुकसान दे रही हैं। हमें वतन के अंदर अगर किसी ने सियासत करनी है तो आगे सियासत करे। अभी हमारे नौजवान बच्चे वहां पर वहां की पार्लियामेंट का हिस्सा है, यूरोपियन पार्लियामेंट में हो, यूके पार्लियामेंट हो या यूरोप के दूसरे ममालिक में जो है ये अपने लोहा मना चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी इनको मौका अगर दिया जाए तो ये कि नेशनैलिटी छोड़ दो, पहले ये कर दो, ये कलगन नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी फर्स्ट एनुअल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन की, जो कि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।